बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है और लेने जा रही है पिछले 5-6 महीनों में, जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं एज फार एज द फाइनेंशियल थिंग्स आर कंसर्न्ड इन द कंट्री और टैक्सेस से रिलेटेड, उससे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट आया है और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा और होपफुली आपको उसके बारे में अपडेट दे सकूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और फाइनेंशियल हालात, इकोनॉमिक हालात कंट्री के काफी डाउन थे एंड दे हैड टू गो टू आईएमएफ। उसके लिए उन्होंने जब आईएमएफ से नेगोशिएशंस की तो आईएमएफ की शराइत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए, टैक्स कलेक्शन को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टैक्स बेस को इंक्रीज करें, टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने रियल स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए। और उसके बाद जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई इलेक्शंस के बाद, तो इन्होंने 2024 में जो बजट दिया उसमें उन्होंने काफ़ी न्यू कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट जो है पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा स्लंप में है और डाउन जा रही है। कीमतें जो हैं वो नीचे से नीचे जा रही हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और एफबीआर के जो टारगेट्स है वो भी पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से अब इसमें कुछ थोड़ी सी दोबारा से रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब इन्होंने 2024 का बजट लेकर आए तो उसके अंदर इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द टैक्सेस की कैटेगरीज कुछ ऐसी इंट्रोड्यूस की जिससे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस, रियल एस्टेट खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, जमीन खरीदना और उसको फिर बेचना बहुत मुश्किल बना दिया गया। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, एक तो टैक्सेस इंक्रीज किए, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की रख दी गई कि वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गई। और डेफिनेटली जब एक चीज़ डिफिकल्ट बनाई जाती है तो उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम करनी शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड बैंक्स जो हैं, जो रिटर्न रेट दे रहे थे, दैट वाज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक किसी भी कंट्री में 22% तक, 21% तक रिटर्न दिया जा रहा था। खैर, मजबूरी थी गवर्नमेंट की। अब उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अबाउट पास्ट 6 to 8 months, उन्होंने उसको मार्कअप रेट को भी कम किया और बहुत सारी चीजें की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द टैक्सेस के अलावा उसमें फाइलर, नॉन फाइलर और फिर लेट फाइलर की कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई। इसमें जो बायर है उसके टैक्सेस, जो सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो एक प्रोविंशियल टैक्स होता है, उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स उसको आप कह लें, वो फेडरल टैक्स होता है। इनके अलावा जो सेलर था उसके ऊपर ऐसे टैक्सेस लगाए गए कि वो बिल्कुल आपने उसका कारोबार रोक दिया। जो एडवांस टैक्स है, जिसको आम जुबान में डीलर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स कहता है, हालांकि वो गेन टैक्स नहीं होता। आप ये याद रखिए कि कैपिटल गेन टैक्स एक डिफरेंट चीज है जो आपको गेन पे मिलेगा, अपने प्रॉफिट जो है उस पे आपने वो टैक्स लगाना है। और जो एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स है, चाहे वो बायर को या वो सेलर का हो, वो एडजस्टेबल है, वो आपको वापस एफबीआर करेगा अगर आप डिजर्व करते हैं उसको और वाकई आपके वो आपने पहले से उसको जो है डिक्लेयर किया हुआ है। वो कैसे है, वो एक लंबी सिचुएशन है और कैसे उसको रिक्लेम किया जाता है, कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है, उसके लिए आप अपने जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, फिर सेलर को जो है वो उन्होंने डाल दिया जनाब पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, प्रोविंशियल सेल टैक्स ऑन सर्विसेज कह रहे हैं। पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की बजाय आप प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कर लें, जो एक कनाल के ऊपर तकरीबन 50,000 रुपए है। इसके अलावा उन्होंने इसके ऊपर जो है वो लगा दिया एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी फर्स्ट अलॉटी पे, जो कमर्शियल प्लॉट है उसके ऊपर।
कि वो जब उसको बेचेगा तो उसने टैक्स उस पर देना है, अदरवाइज जो भी फर्स्ट अलॉटी होता था उसको बाइंग और सेलिंग के टाइम पे इस पे टैक्स नहीं देना होता था। फिर गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगाया जिसको कहते हैं डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7E। वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने बनते हैं उसके ऊपर आपने वो टैक्स देना है, और अगर आप एग्जाम्प्ट हैं फिर भी आपने सर्टिफिकेट लेना है, और अगर आपको नहीं पता कि वो आप एग्जाम्प्ट हैं और सर्टिफिकेट कैसे लेना है, तो वो जो वेंडर बैठा हुआ है जो आपका जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट देता है वही आपसे ही इज मिंटिंग द मनी फ्रॉम यू फॉर 5,000 10,000 पर सर्टिफिकेट। अगर एक प्लॉट आपने बेचा है और 3 साल के बाद आप बेच रहे हैं और 3 सालों के लिए आपको 3 एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स पर ईयर एक चाहिए। 2021 में आपने प्लॉट खरीदा तो 21-22, 22-23, 23-24 3 सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, तो 10,000 रुपये पर सर्टिफिकेट आपसे मांग के आपसे 30,000 रुपये वो वैसे ही ले रहे हैं। Whereas it can be done online without paying anything। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा इफ यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट। ठीक है, और अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं है तो कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। इस चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जो डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7E है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं। टैक्सेस के बारे में एक और चीज ये है कि नॉन फाइलर और फाइलर के अलावा जो लेट फाइलर की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उसके ऊपर अभी थोड़ा सा जो है ना अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रॉब्लली उसके ऊपर एक स्टे है या उसके ऊपर अभी एक पिटीशन दायर की गई है जिस वजह से वो हेल्ड इन अबेयंस है। बहरहाल उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट काफी स्लो डाउन हो गई। अब वो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी तेजी आनी शुरू हो गई। जो टैक्सेस का रजीम है वो तो वैसे ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई। एफबीआर चाहती थी कि हम टैक्स इंक्रीज करके अपने टारगेट्स को पूरा करें, वो तो हुआ नहीं। उसके लिए अब वो क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो एफबीआर करने जा रही है, जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कमेटी है उसने मीटिंग की है और उसने फैसला किया है कि हम आईएमएफ को अप्रोच करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस करेंगे। देखिए, कमाई करने के दो तरीके हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचनी है और उससे मुझे प्रॉफिट मिलना है, तो या तो मैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा रख के, कीमत इतनी ज्यादा रख के उसको बेचूं कि जी वो पूरा हो, और या फिर मैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रखूं और उसकी कीमत इतनी कम रखूं कि वो बहुत ज्यादा हर बंदा खरीदे। ठीक है, तो एफबीआर जो है वो दूसरे रास्ते पे चल रही है कि वो टैक्स बहुत ज्यादा कर रही है जिस वजह से ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, उनके टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो रहे हैं। अगर वो टैक्स को कम रखें और इसको आसान बनाएं तो आई थिंक कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगी और टारगेट्स वो अचीव होंगे। यही चीज उन्होंने डिस्कस की है अपनी जो फाइनेंशियल कमेटी है गवर्नमेंट की, जिसमें एफबीआर भी शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शामिल है, प्राइम मिनिस्टर शामिल है। उन्होंने ये डिस्कस किया और उन्होंने ये फैसला किया है कि इसके ऊपर हम आईएमएफ से डिस्कशन करने के बाद टैक्सेस को कम करें। तो जब ये न्यूज मार्केट में आती है तो एक हाइप क्रिएट होती है कि अगर ये हो गया तो प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेडली ऊपर तेजी से एस्केलेट करनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर मैं अपना घर बनाने के लिए कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूं तो वो हो सकता है मैं ना खरीद सकूं, मेरी रेंज से बाहर निकल जाए। या अगर मैं कोई चीज खरीद के अभी रखना चाहता हूं और जब उसकी कीमत बढ़े और उसको बेच दूं तो मैं जल्दी से उसको खरीद लूं। जब मैं खरीदने के लिए मार्केट में जाता हूं, ज्यादा लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर कीमतें ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन ये है कि बैंक जो रिटर्न रेट ले रहे थे जो तकरीबन 22% था, वो आहिस्ता 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 आफ्टर एवरी क्वार्टर वो गवर्नमेंट उसको कम से कम कर रही है, डाउन कर रही है, 2% 2.5% करके कम कर दिया है। और एक्सपेक्टेड ये है कि बाय मार्च इट विल बी इन सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब कि 9% तक वो आने के चांसेस हैं। तो जब रिटर्न रेट कम होता है तो तमाम वो लोग जिन्होंने पैसे अपने बैंक में रखे होते हैं, चाहे वो इस्लामिक बैंक में रखे हुए हैं, इस्लामिक बैंकारी हो रही है, या कमर्शियल बैंकारी नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकारी हो रही है, या आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में रखे हुए हैं, मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ता कि क्या सूद है क्या नहीं है, तो वो अपना प्रॉफिट या रिटर्न जब उनको इतना ज्यादा मिलता है तो लोग अपने पैसे वहां पे रखना शुरू कर देते हैं। जब उनको रिटर्न कम आता है तो वो लोग वहां से
उसी बिजनेस में डालेंगे जहां पे रिटर्न बेहतर मिलेगा। तो वो लोग अभी बैंकों से अपने पैसे विड्रॉ करके तो मार्केट में लेकर आने की जो है इंटेंशंस रखते हैं, ला भी रहे हैं, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज होगा और मार्केट में आएंगे। जब मार्केट में लोग अपने पैसे फेंकेंगे तो डेफिनेटली डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतें ऊपर जाएंगी। और तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने ऑर्डर दे दिया है, तमाम नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 5000 उनको चेंज किया जाएगा। अभी इसके ऊपर लोग तो ये कहते हैं कि जब पैसे नोट्स चेंज होंगे तो लोग अपने पैसे चेंज करवाने के लिए बैंक जाएंगे, तो उनसे पूछगछ होगी। डेफिनेटली जिनके पास ब्लैक मनी है वो अपने करोड़ों अरबों रुपए को छुपाने के लिए उससे वो जल्दी जल्दी मार्केट में बाइंग करेंगे। जबकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोई एग्री नहीं करता हूँ। पार्शली ये बात ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट कहेगी कि ये 1 महीना टाइम है, आप अपने नोट चेंज करवा लें, नया डिज़ाइन आ गया। इसको भी कम से कम साल 1.5 साल लगता है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको एडजस्ट कर लेंगे और सिर्फ जो है वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं फेंकेंगे, सोना भी लोग खरीदते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा कोई उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट में तेज़ी आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 months चीज़ें जो हैं वाइल्डली ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। प्राइसेस विल गो अप क्रेजी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग, मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरह की बकवास करते हैं, वीडियो में झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, वीडियोस में भी लोगों ने कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उनके ऊपर जो टैक्स है वो एफबीआर खत्म कर रहा है। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो टैक्स नहीं देगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज थी। एफबीआर ने ये किया है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज जो अब्रॉड रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद आते हैं, लेकिन बेस उनका पाकिस्तान में ही है। बहुत सारे लोग जो हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से अब्रॉड रह रहे हैं। उनके बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आते हैं। उनके बच्चों ने हो सकता है पाकिस्तान आना ही ना हो, ठीक है। तो वो अक्सर उनमें से नॉन फाइलर होते हैं, ठीक। जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनको टैक्स चार्ज होता था एज नॉन फाइलर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की। इस चीज के ऊपर एफबीआर ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप अपना पासपोर्ट, अपना ये साबित करें कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, नायकॉप के थ्रू, या अपना जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का कार्ड जो है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का कार्ड, या अपने पासपोर्ट से आप साबित करें, तो आपको हम एक पीएसआईडी जो है जनरेट करेंगे और आप टैक्स जो है एज फाइलर का जो रेट है वो 3% है, नॉन फाइलर का रेट कहीं पे 6% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 15%। तो आप एज फाइलर कंसिडर किए जाएंगे। इसमें ये कहीं भी नहीं है कि जी आपसे हम 0 टैक्स लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये गलत बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको एज फाइलर कंसिडर करने का एक चांस दिया गया। तो ये सारी चीजें थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। आई होप कि आपको मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की और समझाई। कोई आपकी क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, अपने जानने वालों को ये वीडियो भेजें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।